इंसान अपना जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए इस दुनिया में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब एक बार कोई इंसान किसी रास्ते पर चल पड़ता है तो फिर उससे बाहर निकल पाना इतना भी आसान नहीं होता। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला बेहतर जीवन की तलाश में सफ़र पर निकलती है, लेकिन अचानक उस महिला की मौत हो जाती है। और जब इस बात की खबर लोगों तक पहुँचती है तो वाकई लोग भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं। कौन है वो महिला, क्या है पूरी कहानी, बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं सरफराज नदवी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद, और इसी ज़िले में एक थाना पड़ता है विजयनगर, और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है सिद्धार्थ बिहार। सिद्धार्थ बिहार के ही वृंदावन इनक्लेव की रहने वाली होती है भव्य शर्मा। उसका पति का नाम होता है विनोद शर्मा, और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है आदिल, जिसकी उम्र है तकरीबन 8 साल। इन 3 परिवारों का सदस्य काफ़ी सालों से इसी वृंदावन इनक्लेव में रह रहे थे। भव्य शर्मा मेडिकल में काम करती है और अपने काम को लेकर के जबलपुर और इंदौर जाना पड़ता है। विनोद शर्मा कोई काम नहीं करता, बल्कि भव्य शर्मा ही काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती है। मैं बात कर रहा हूँ 25 दिसंबर 2022 की। भव्य शर्मा अपना काम निपटा करके जबलपुर से जब घर वापस आती है तो 26 दिसंबर की सुबह में अचानक से उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, विनोद शर्मा अपने पत्नी के मायके वालों को सबसे पहले इस बात की खबर देता है, और तुरंत ही इस बात की खबर पुलिस को भी देता है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि भव्य शर्मा की डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई है। तुरंत ही पुलिस शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पुलिस विनोद शर्मा से भव्य शर्मा की मौत के बारे में पूछताछ करती है तो विनोद शर्मा कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी भव्य शर्मा शराब का आदी हो चुकी थी, नशा का लत लग चुका था। रात में भी उसने काफ़ी सारी मात्रा में शराब पी ली थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उससे पता चलता है कि भव्य शर्मा की मौत शराब पीने से नहीं, बल्कि उसके पेट में चाकू लगने से हुई है। जैसे ही ये रिपोर्ट पुलिस वालों के सामने आता है, पुलिस वाले चौंक जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर भव्य शर्मा के पति विनोद शर्मा ने पुलिस वालों से झूठ क्यों बोला था। अब तुरंत ही पुलिस विनोद शर्मा को अपनी कस्टडी में लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। जब पुलिस वाले विनोद शर्मा से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आखिरकार विनोद शर्मा पुलिस के सामने घुटने टेक देता है और सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। विनोद शर्मा कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी का तो नाम है भव्य शर्मा, लेकिन वो हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है। भव्य शर्मा जो कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाली है, उसका नाम दरअसल बेबी है। बेबी का पूरा परिवार आज से बहुत साल पहले ही सिद्धार्थ बिहार में बस चुका था। सन 2004 में बेबी इसी दिल्ली का रहने वाला योगेंद्र कुमार के साथ लव अफेयर शुरू करती है। फिर धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन बेबी जैसे ही लव मैरिज करती है, तुरंत ही अपना नाम बदल करके अंजलि रख लेती है, और इस तरह से योगेंद्र कुमार के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू कर देती है। इन दोनों का सफ़र लगभग 13 साल चलता है, और इन 13 सालों में एक बेटा भी होता है जिसका नाम है निहाल, जिसकी उम्र है तकरीबन 16 साल। लेकिन अपने पति के साथ रहते हुए ही अंजलि फिर से दिल्ली का ही रहने वाला नफीस के साथ लव अफेयर शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे नफीस के साथ भी इसकी नज़दीकी बढ़ जाती है, और आखिरकार अंजलि एक फ़ैसला लेती है और आखिरकार नफीस से निकाह कर लेती है। जब नफीस से निकाह करती है तो फिर से अपना नाम बदल करके इस बार अफसाना रख लेती है, और अपने बेटे को अपने पति के पास ही छोड़ देती है। नफीस के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है, और इसी तरह रहते रहते फिर से गुड़गांव का ही रहने वाला विनोद शर्मा होता है। विनोद शर्मा के साथ ही उसका लव अफेयर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, और आखिरकार विनोद शर्मा और अफसाना के बीच इतनी ज़्यादा नज़दीकी बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। आखिरकार फिर से अफसाना एक फ़ैसला लेती है और विनोद शर्मा के साथ शादी कर लेती है। इस बार जब विनोद शर्मा के साथ शादी करती है तो फिर से अपना नाम बदल करके अफसाना से भव्य शर्मा रख लेती है, और अपने बेटा आदिल को भी अपने साथ ले करके विनोद शर्मा के साथ रहना शुरू कर देती है। विनोद शर्मा के साथ रहना तो शुरू कर देती है, लेकिन अपने पति नफीस को नहीं भूलती, बल्कि फ़ोन पर नफीस से बातचीत करती रहती है। एक दिन इस बात की खबर विनोद शर्मा को पता चल जाता है। विनोद शर्मा अपनी पत्नी भव्य शर्मा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि जब हम दोनों ने शादी कर ही लिया है तो फिर तुम नफीस से क्यों बात करती हो। इतना समझाने के बावजूद भी भव्य शर्मा नफीस से बातचीत करना बंद नहीं करती है। एक दिन भव्य शर्मा नफीस से ये सारी बातें कह देती है,
कि मेरा पति विनोद शर्मा इसी बात को लेकर के मेरे साथ आए दिन झगड़ा करता है, तकरार करता है। जैसे ही भव्य शर्मा नफीस से ये सारी बातें कहती है, तुरंत ही नफीस विनोद शर्मा के पास कॉल करता है और इस बात की धमकी देता है कि तुम गाजियाबाद छोड़ करके भाग जाओ, वरना तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दूंगा। जब इस तरह से फ़ोन पर विनोद शर्मा को धमकी मिलता है तो विनोद शर्मा काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरी ही पत्नी की वजह से मुझे धमकी मिल रही है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। अब विनोद शर्मा गुस्से में एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत वो फैसला लेता है कि क्यों ना अपनी ही पत्नी को इस दुनिया से हटा दिया जाए। फिर इसी षड्यंत्र के हिसाब से जब भव्य शर्मा अपना काम निपटा करके जबलपुर से जब घर वापस आती है 25 दिसंबर के दिन, तो विनोद शर्मा अपने षड्यंत्र के हिसाब से पहले ही काफ़ी मात्रा में शराब खरीद करके अपने घर पर रख लेता है। जब भव्य शर्मा घर पहुंचती है तो तुरंत ही दोनों मिल करके बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक वो दोनों शराब पीते हैं। अपने षड्यंत्र के हिसाब से विनोद शर्मा अपनी पत्नी भव्य शर्मा को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब पिला देता है। जब पत्नी बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेती है तो काफ़ी ज़्यादा नशे में चूर हो जाती है और फिर आखिरकार जाकर के बेड पर लेट जाती है। जैसे ही भव्य शर्मा बेड पर लेटती है, तुरंत ही विनोद शर्मा अपने बेटे को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ तुम अपने लिए कुछ खिलौने लेकर के आ जाना। जैसे ही बेटा बाहर जाता है, तुरंत ही अपने ही घर में सब्जी काटने वाला तेज धारदार छुरी को विनोद शर्मा उठाता है और अपनी पत्नी के पेट में मार देता है। जैसे ही पेट में छुरी मारता है, तुरंत ही पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद पत्नी के शरीर के सारे कपड़े उतार करके उसको बेहतर तरीके से धुल देता है, उसको साफ कर देता है और उसको सूखने के लिए बाहर डाल देता है। बिस्तर को भी चेंज कर देता है। शरीर पे जो ब्लड का निशान लगा हुआ था उसको भी काफ़ी बेहतर तरीके से साफ कर देता है और काफ़ी बेहतर तरीके से सूफियाना तरीके से अपनी पत्नी की लाश को बेड पर ही छोड़ देता है। जब बेटा आता है तो उसे भी कह देता है कि मम्मी को मत जगाना, मम्मी काफ़ी ज़्यादा नशे में चूर है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब पी चुकी है। फिर बाप और बेटा उसी कमरे में सो जाते हैं और लाश रात भर उसी बेड पर पड़ी होती है। जैसे ही सुबह होती है, विनोद शर्मा अपनी पत्नी की मौत की खबर अपने ही पत्नी के मायके वालों को देता है। उसके बाद पुलिस को भी इस बात की खबर देता है। विनोद शर्मा ने जो प्लान बनाया था, दरअसल भव्य शर्मा का जो बेटा हुआ था वो सर्जरी से हुआ था, उसके पेट में ऑलरेडी एक निशान था। विनोद शर्मा ने भी जो चाकू मारा था उसके पेट में उसी निशान पर मारा था। विनोद शर्मा को लग रहा था कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, अगर पकड़ा भी जाएगा तो वे कह देगा कि वो तो सर्जरी का निशान है, वो तो ऑपरेशन का निशान है। लेकिन विनोद शर्मा को ये पता नहीं था कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको फल भी बिल्कुल वैसा ही मिलता है। विनोद शर्मा ने जो गलती किया था उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी, इस बात की जानकारी शायद विनोद शर्मा को नहीं था। जब ये पूरी कहानी, पूरी दास्तान पुलिस के सामने विनोद शर्मा बताता है तो वाकई पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर भव्य शर्मा अपने जीवन में चाहती क्या थी। एक ही जिंदगी में, एक ही जीवन में इतने सारे पतियों का उसने बदलाव क्यों किया था। फिलहाल पुलिस ने विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको अलर्ट करना है। आपको ये बताना है कि आप जहाँ कहीं भी रहें हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।